Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel The Door of Knowledge from your instructor Sir Heather Sir। जैसा कि मेरा बेटा आप लोग जानते हैं हम मैथ्स 9 न्यू बुक के ऊपर इस टाइम काम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 पर है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट वाइज, जिसमें हमने मेरा बेटा फंक्शंस को पढ़ा था, फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी और कैसे एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन बनता है या बनता है नहीं बनता, इनमें फर्क क्या होता है, वो सारी चीजें मेरे बेटा हमने डिटेल्स पढ़ी थी। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्सेप्ट वाइज। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपको मेरा बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 के सारे लेक्चर्स का मिलेगा, तो उसको अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करें। सो नाउ हम 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 को अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मेरा बेटा हमने जरा ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमसे पूछा हुआ था। अब मेरा बेटा हमसे बेसिकली जो पूछा है वो हमें दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फंक्शंस, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन में फर्क क्या होता है? यहाँ पे सामने देखो मेरे बेटा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपके पास क्या है, x, y, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स। अब दिमाग में मेरा बेटा बाइनरी रिलेशन को रखना है हमने, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन के सेट a और b के वो ऑर्डर्ड पेयर्स a क्रॉस b के जो किस पे होल्ड करते हैं, y mx c पर, ठीक है। और ये फंक्शन जो कि लीनियर फंक्शन है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन से बेटा आप लोगों के दिमाग में आता है कि स्ट्रेट लाइन या ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जिसमें कर्व ना हो, तो मेरे बेटा ये ऐसे स्लैंट भी हो सकती है। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। और दूसरे मेरे बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स x, y a क्रॉस b, दो सेट्स जो हमारे पास है a क्रॉस b, उनके वो दो एलिमेंट मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिनके अंदर हमने देखा ax² + bx + c मौजूद है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहां आप देखते हैं x² + bx + c। अब यहां इसे क्वाड्रेटिक बोलते क्यों है? यहां पे मेरा बेटा देखो, अगर हम ऑब्जर्व करें, हमें x की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, 2, ठीक है। जबकि लीनियर में x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही थी, 1। सो मेरा बेटा ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। लीनियर क्या होता है, वहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली 1। क्वाड्रेटिक वहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 2, x² शो। और अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये आपके पास कर्व शेप का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये मेरा बेटा हम आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, पैराबोला हाइपरबोला वगैरह की शेप्स होती है, तो बहरहाल उससे रेलेवेंट आपके पास ग्राफ। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा फाइंड द वैल्यूज gx एंड h(x)। हमें दो फंक्शंस दिए, इसको मेरा बेटा कैसे पढ़ना है, g(x) एक फंक्शन है 3x + 1। अब मेरा बेटा देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसका मतलब है लीनियर फंक्शन। h(x) = x² + 1। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरा बेटा कितनी है, 2, इसका मतलब है कौन सा फंक्शन हो गया मेरा बेटा, क्वाड्रेटिक। अब उन्होंने हमसे वैल्यूज पूछी है। नंबर 1 पहला पार्ट g(0), मतलब जहां पे g फंक्शन में x है वहां पे अपने अब क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है। सो बेटा 3x + 2, x की जगह 0, 3 × 0 0 0 + 2, आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट वैल्यू हमें मालूम करने को क्या है, g(-3). अब x की जगह हमने मेरा बेटा क्या पुट कर देना है, -3, तो 3 × -3 + 2, आंसर आपके पास क्या आ गया, -7। g(2/3), तो x की जगह मेरा बेटा 2/3, 3 से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, 2 + 2, आंसर क्या आ गया, 4। नाउ द रिमेनिंग 3 parts are relevant to the h(x) function. So h(1), अब हमने सेकंड hx के ऊपर काम करना है, h(x) फंक्शन पर। x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर + 1, 1 + 1 क्या आ गया, 2। h(-4), अब -4 का स्क्वायर मेरा बेटा याद रखिएगा, माइनस माइनस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दफा माइनस,
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां आप लोग मिस्टेक करते हैं -16 नहीं करते। सो मेरा बेटा -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 होता है। स्क्वायर जब भी लेंगे नेगेटिव का हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 16 + 1 आंसर आपके पास क्या आ गया 17। द लास्ट वन इज h of -1/2। तो मेरा बेटा x की जगह क्या आ गया -1/2, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 + 1। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां डिवाइड में 4 है, यहां 1 के नीचे 4 नहीं है, तो इसलिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 हमारे पास आंसर आ गया h of -1/2। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न से, ठीक है। लेकिन आपके सामने मेरे बेटा मैं तीनों अटेम्प्ट कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को कहीं पे कोई डिफिकल्टी ना हो, परेशानी ना हो, उनको हर चीज सॉल्व मिले उनकी आसानी के लिए। सो मेरे बेटा आपके पास f of x फंक्शन है ax + b + 1। f of 3 हमें वैल्यू दी है 8 f of 3। f of 6 मतलब जब हम इस फंक्शन में 6 पुट करेंगे x की जगह तो उसका आंसर कितना आएगा 14। अब मेरा बेटा हमसे डिमांड क्या की है ab की वैल्यूज निकालो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम गिवन फंक्शन। तो मेरा बेटा गिवन फंक्शन हमें क्या दिया है f of x ax + b + 1, ठीक है। एंड हमें साथ में मेरा बेटा ये भी दिया है f of 3 = 8। मतलब जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे इस ऊपर वाले फंक्शन में तो आंसर 8 के बराबर होगा। सो a × 3 + b + 1 = 8। अब देखो हमने क्या किया, f of x फंक्शन में x की जगह बस 3 पुट किया है, ठीक है, और इक्वल्स टू किसके रख दिया 8, बाकी फंक्शन एज इट इज। ये मेरा बेटा क्या बन गया 3a + b, 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया -3a + b = 7, ठीक। इसको मेरा बेटा हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इसको क्यों नहीं प्रोसीड करते, अननोन वैल्यूज मेरा बेटा देखो कितनी है 2, a b या b b, तो जब तक a या b में से कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी हम दूसरी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, और ये ऑलरेडी हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो मेरा बेटा आप देखो हमारे पास आ गया 2 वेरिएबल्स थे, इसको स्टॉप कर दिया। आगे हम देखते हैं सेकंड जो हमें दिया हुआ f of 6। f of 6 = 14। अब उसी फंक्शन में जो सवाल में दिया है a की जगह x की जगह बस क्या पुट करना है हमें 6 + b + 1 = 14। ओके मेरा बेटा, तो ये क्या बन गया 6a + b 14 - 1, so 6a + b = 13। अब मेरा बेटा देखो सेम प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी एक वेरिएबल्स है, जब तक एक नहीं होगा दूसरे की वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ऐसी इक्वेशंस को मेरा बेटा हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिनके अंदर कम से कम दो इक्वेशंस हो, दोनों में सेम वेरिएबल्स हो, इसमें भी a b इसमें भी a b, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला के सॉल्व करते हैं। दोनों को मिला के सॉल्व करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड यूज करते हैं। मैं आपके सामने दोनों डिस्कस करता हूं। अभी इस सवाल को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करने लगा हूं। 3a + b 6a + b। अब मेरे बेटा देखो a का कोएफिशिएंट 3, यहां पे a का कोएफिशिएंट क्या है 6, बराबर नहीं है। हो सकते अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 6 से ये आपके पास क्या बन जाएगा 2b = 14। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं यहां b का कोएफिशिएंट 1, यहां b का कोएफिशिएंट 1, तो अगर a के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है b के तो बराबर है, ठीक है। सो मेरा बेटा ये b b से कब कैंसिल होगा, जब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा सबट्रैक्ट को करते हैं। बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे को सबट्रैक्ट कर दो। सो मेरा बेटा 6a + b
इक्वल्स टू 13, 3a प्लस b इक्वल्स टू 7। अब मेरा बेटा याद रखिएगा, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइंस क्या होते हैं, चेंज। सो दूसरी इक्वेशन के बेटा साइंस चेंज अगर हम करें तो ये आपके पास प्लस है, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हमने माइनस को कंसीडर करना है, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, और जहां पे कोई साइन नहीं होता प्लस है वो माइनस हो गया। अब हमने बेटा नीचे वाले साइन कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखो प्लस बी माइनस बी ये दोनों कैंसिल, हमारे पास 3a माइनस 6a में से 3a माइनस कर, क्योंकि अब हमने नीचे वाला साइन देखना है, ठीक है, ये वाला माइनस को देखना। सो बेटा आपके पास आंसर आ गया 3a। इसी तरीके से यहां पे भी अब हमने नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, माइनस 13 माइनस 7, आपके पास बेटा 13 में से 7 निकल गए, आपके पास 6 आ गया। सो 3a इज इक्वल्स टू 6, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 3। सो मेरा बेटा फाइनली हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2। अब ये जो हमारे पास बेटा वैल्यू आई है a, b की भी तो निकालना है, अब इसको पुट कर दो। इक्वेशन 1 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या है, 3, a की जगह आपके पास मेरा बेटा क्या आ गया, 2 प्लस b इक्वल्स टू 7, ये आपके पास आ गया 6b, 6 प्लस b इक्वल्स टू 7। और मैं बेटा यहां से अगर हम b सेपरेट करें तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, 6 उधर जाके नेगेटिव। सो फाइनली हमारे पास b का आंसर क्या आ गया मेरा बेटा, 1। 7 माइनस 6 आंसर आपके पास क्या आ गया, 1। सो मेरा देखो हमने दोनों वैल्यूज a b की मालूम है और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सवाल नंबर 5 में उन्होंने हमें कहा ax प्लस b प्लस 5 ये फंक्शन है, ठीक है। g ऑफ -1 हमें 0 के बराबर दिया हुआ है और g ऑफ 2 हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 10 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। a b वैल्यू सेम मेथड, फ्रॉम गिवन फंक्शन हमारे पास ax प्लस b प्लस 5, g ऑफ -1 0 के बराबर है, तो मेरा बेटा -1 जहां जहां x है a की जगह है, x की जगह a into -1 plus b plus 5 equals to 0। अब मेरा बेटा ये माइनस है, प्लस b equals to 5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास आ गया माइनस है प्लस b equals to -5, ठीक है। स्टिल दो अननोन वैल्यूज a b और b b, जब तक दो में से कोई एक वैल्यू नहीं हम दूसरी वैल्यू मालूम कर ही नहीं सकते। सो मेरा बेटा यहाँ पे अब मैं दूसरा मेथड यूज करने लगा हूं, सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया, यहां से b को रख लिया जो कि पॉजिटिव था, a नेगेटिव था उसको दूसरी साइड पे ले लिया, तो वो पॉजिटिव a - 5, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम देकर होल्ड करा दिया कि अभी हम b की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक a की नहीं, ओके। सेकंड हमें दिया हुआ था g ऑफ 2 10 के बराबर, तो मेरा बेटा g ऑफ 2 इज 10। अब जहां फंक्शन में gx में x था वहां 2 पुट कर दो, तो a2 plus b plus 5 equals to 10, तो मेरा बेटा ये 2a plus b equals to 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया 2a plus b equals to 10 minus 5 या 5। अब मेरा बेटा देखो इसमें भी दो अननोन वैल्यूज है a और b, जब तक a नहीं हम b की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो मेरा बेटा अब हमने क्या किया, इस सवाल में मैंने आपके सामने एक मीडियम कोएफिशिएंट मेथड यूज किया, वहां आपके सामने मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने लगा हूं। ये जो b की वैल्यू हमने कंसीडर की थी a - 5, ये b की वैल्यू हमने यहां b की जगह पुट कर दी, ठीक है। तो मेरा बेटा 2a प्लस b की जगह क्या आ गया हमारे पास a - 5, बाहर प्लस था, प्लस ने साइन चेंज नहीं किए, तो प्लस से -5 एज इट इज और इक्वल्स टू के बाद वाला 10 - 5 वो वाला 5 एज इट इज आ गया। अब मेरा बेटा देखो 3a प्लस a, 2a प्लस a 3a -5 इधर जाके आपके पास क्या हो गया 5 प्लस 5 10, तो 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड a की वैल्यू हमें मिल गई 10 ओवर 3। अब ये आया b चाहिए, ये जो a की वैल्यू हमें आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a की जगह 10 ओवर 3 -5, एलसीएम लिया 10 - 15 ओवर 3, आंसर आपके पास आ गया -5 ओवर 3। सो दैट इज द आंसर ऑफ e एंड b जो कि हमसे डिमांड की थी। क्वेश्चन नंबर 6 एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
f of x is equals to 5x plus 1 और f of x is equals to 32, मतलब हमें दोनों ही फंक्शन f of x, एक तो हमें दिया उन्होंने 5x plus 1 और दूसरा दिया f of x कोई 32 के बराबर। तो मेरा बेटा यहाँ देखो, हम अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा मेरा बेटा, बुक के एंड पे जो आंसर दिया है ना, यहाँ पे छोटी छोटी आपके सामने अभी किताब आई है फर्स्ट, उसका एडिशन है, तो लिटिल बिट मिस्टेक्स होंगी, तो टीचर आपको वक्तन फवक्तन उसकी करेक्शन करवाता रहेगा। जरूरी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट गेन करना है, ठीक है। अगर ये भी वैल्यू रहे हम तब भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ पे बुक का आंसर लाने के लिए मैंने क्या किया, बुक का आंसर कब आएगा जब 5x plus 2 फंक्शन होगा। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन जरा कर लेना, तो 5x plus 2 और f of x दिया हुआ है हमें 32, तो दोनों देखो 5x plus 2 भी fx के बराबर, 32 भी fx के बराबर, इसका मतलब है दोनों आपस में भी क्या होंगे बराबर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही कहती है अगर a b के बराबर है और a ही c के बराबर है तो b और c आपस में क्या होंगे बराबर। सो बेटा 5x plus 2 को हमने 32 के बराबर किया, 2 उधर जाके माइनस हो गया, 32 minus 2 30, 5 से डिवाइड किया, x का आंसर आ गया 6। Again I am saying that is not compulsory to write the answer from your book। मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना होंगे, सर बुक के एंड पे 6 आंसर था हमारा क्यों नहीं आ रहा, तो वो करेक्शन जब तक नहीं करोगे तब तक ये आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर हमें इसी के लिहाज से सॉल्व करना हो तब भी हो जाएगा। 5x plus 1 को 32 के बराबर करो, 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/5। उसको फिर मेरा बेटा डिवाइड कर देना, मिक्स फॉर्म में लिख देना, 6 1/5 आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको चेंज करके ना दे तो आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालना, यू विल गेट इंशाल्लाह मार्क्स, ओके। आखिरी क्वेश्चन, f of x is equals to cx square plus d। अब मेरे बेटा ये कौन सा फंक्शन आया हमारे पास, क्वाड्रेटिक आ गया, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें कितनी नजर आ रही है 2। f of 1 is equals to 6, f of minus 2 is equals to 10। अब मेरे पास फ्रॉम गिवन फंक्शन वर्किंग वही है, लीनियर फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक, f of x हमें दिया है cx square plus d, f of 1 is equals to किसके 6। इसका मतलब है जहां फंक्शन में x है वहां 1 को, तो 1 का स्क्वायर प्लस d, या हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, c into 1 plus d is equals to 6, मतलब c plus d equals to 6, ओके। इसको मैं बेटा हमने फोल्ड कर दिया इक्वेशन 1 का नाम। नेक्स्ट आपके पास है f of minus 2 equals to 10। अब सेम उसी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है -2, c -2 का स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू 10। -2 का स्क्वायर मेरा बेटा क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ गया 4c प्लस d इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। देखो मेरा बेटा उसमें भी c और d अननोन, इसमें भी c और d अननोन, उसमें कोएफिशिएंट c का 1 यहां 4, लेकिन d के कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं बराबर, तो इक्विटी कोएफिशिएंट यूज कर लो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 4c plus d equals to 10 and c plus d equals to 6। सेकंड इक्वेशन के मेरा बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। सो अब हमने सेकंड वाले साइंस देखने नीचे वाले, ठीक है, ये वाले साइन कंसीडर करें। सो मेरा बेटा ये हमारे पास 4c में से एक c निकल गया 3c, d से आपके पास बेटा कैंसिल इज इक्वल्स टू 10 minus 6 4। सो बेटा c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4/3। अब ये जो 4/3 वैल्यू आई है इसको मैं बेटा पुट कर दो, अब किस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 वाली इक्वेशन में पुट कर दें आएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों के लिए 4/3। इक्वेशन नंबर 1 पे मेरा बेटा अगर हम पुट कर दें
तो इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास क्या थी, c प्लस d इक्वल्स टू 6। तो c की वैल्यू क्या आ रही है 4/3 प्लस d इक्वल्स टू 6। d इधर रहने दो, 6 माइनस 4/3। ठीक है, अब मेरा एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम आ गया, 3 6 आर 18 माइनस 4। सो फाइनली d की वैल्यू आ गई 14/3। 18 में से 4 हमारा माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 14/3। यही मेरा बड़ा क्वेश्चन ने हमसे पूछा था c और d की वैल्यू निकालना। सो मेरा बड़ा एक्सरसाइज भी आपकी क्वेश्चन नंबर 7 तक की थी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और चैप्टर नंबर 3 के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमारे खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद मेरा बड़ा रिव्यू एक्सरसाइज है। अगले लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा बड़ा स्टे कनेक्टेड, अच्छे तरीके से साथ साथ प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। स्टिल अगर आप लोग के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा आप लोगों का अपना चैनल है, यहाँ से आप सीखते हैं, दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन टैप करो ताकि अगला लेक्चर आप लोगों को बआसानी एक्सेस में आ सके। ठीक है, सो मेरा बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज।